लोग कह रहे हैं प्रभु बस। जब विपक्ष की सरकार में ऐसा कुछ होता है तो वो जंगल राज बन जाता है, जब भाजपा शासक में होता है तो सिस्टम कहलाता है। और जो स्मृति ईरानी दौड़ दौड़ कर झूठ बोलने के लिए सबसे पहले आती हैं, अंकिता की मौत की खबर जिस शाम को आई, ये असंवेदनशीलता है, थेतरई है, घमंड है, क्या है? एक फोटो लगा के पूछती है व्हाट्स कुकिंग। वहां पर चार्टर्ड प्लेन करके 25 लाख का चेक लेकर गए थे भाजपा वाले झारखंड। इस अंकिता के घर कोई क्यों नहीं गया? अब लोग राहुल गांधी से भी पूछ रहे हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी टूट रही है। विपक्षी पार्टियों की चाबी जो है वो भाजपा के हाथ में है। कोई ज्यादा बोल रहा है, ईडी की चाबी टाइट कर दो। आपका जो आला कमान है कमजोर ताले की पहचान क्यों नहीं करता है? कल नहीं, आज जाइए अगर आप भाजपा में जाना चाहते हैं। नहीं, नवेली आई आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे। थोड़ी हंसी आती है, थोड़ा तरस आता है। अगर वो रिचार्ज नहीं है छोटा आरएसएस का तो वो क्या है? और खड़े होकर सदन में मंत्री ने झूठ बोला, निर्मला जी ने। नमस्कार। देश में महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अभी हालात ऐसे बने हैं कि कांग्रेस पार्टी भी अपने आप में एक मुद्दा बन गई है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको देख के लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया कांग्रेस में? कांग्रेस में हमेशा से सब कुछ ठीक था। मुझे लगता है देश के हालात ठीक नहीं और इसीलिए उन हालातों को ठीक करने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक नेशनल ऑब्सेशन रहता है और शायद कांग्रेस से वो ज्यादा है। देश के जो हालात हैं, जो बेरोजगारी है या जो महंगाई है और या जो रुपया है वो दम तोड़ रहा है, या लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जा रहे हैं, या जो हालात इस देश के हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग बने हुए हैं, और जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है। अंकिता जैसी लड़की को भाजपाई दरिंदा मारता है और एक शब्द नहीं आता है मोदी जी के मुंह से। इसी चीज को ठीक करने का नाम भारत जोड़ो यात्रा है और हम वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस का एक नया रूप, राहुल गांधी का एक नया रूप हमारे सामने आएगा? मुझे लगता है नया रूप और पुराना रूप तो मीडिया के वर्ड्स होते हैं, ये प्ले ऑफ मीडिया है। नया रूप तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक नई शिद्दत, एक नई एनर्जी से हम जरूर उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब राहुल जी चल रहे हैं इस देश की पगडंडियों पर और इस देश के वास्तविक लोगों से बात कर रहे हैं, तो एक चीज साफ है कि 8.5 साल से एक आदमी के मन की बात सुनकर ये देश त्रस्त आ चुका है। लोग कह रहे हैं प्रभु बस, अब हमारी सुनिए। नया रूप इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। चूंकि आप जहां से चुनाव लड़ते हैं, महाराजगंज से, पूर्वांचल में इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। तो आप जानती हैं कि आपकी पार्टी कहाँ है, किस लेवल पे खड़ी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस यात्रा के बाद से लोकसभा चुनाव, फिर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो क्या फिर कांग्रेस एकदम उभर के आएगी? तो आप तल्ख बोलना चाह रहे हैं, हाँ मैं स्थिति जानती हूँ। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो मजबूती से लोगों का मुद्दा उठाती है। राहुल गांधी वो नेता है जिनको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स डरा नहीं सकता। वो पीछे से सुलहनामा करके चुप नहीं हो जाते हैं और वो कहते हैं मुझे 55 घंटे क्या, मुझे 5 साल भी बिठाकर आप ईडी में सवाल पूछिएगा, तब भी मैं आपको कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे पूछूंगा। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के 14 राज्यों में नहीं है और वो 14 राज्य बहुत पैमानों में उनके शासित राज्यों से बहुत अलग है और बहुत ऊपर है। पहली चीज, 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को 20 करोड़ वोट मिले थे 2019 के चुनाव में, लेकिन 38 करोड़ लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया था। ठीक है, उनकी सरकार और हम बहुमत का स्वागत करते हैं, लेकिन एक ये जो आप लोग तस्वीर बनाकर देते हैं, उस तस्वीर को भी तोड़ना जरूरी है। 14 राज्य हैं जहां पर निस्तो नाबूद हैं वो, और 20 करोड़ वोट मिले थे, ऑलमोस्ट डबल वोट उनके अगेंस्ट मिले थे। आपने मीडिया पे सवाल उठाया, मुझे लगता है कि इसका जवाब देना भी जरूरी है। जवाब भी दीजिए, सवाल भी कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने आपकी हर बात हम टीवी पे दिखाई है। नहीं, एक मिनट, हम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के जवाब देते नहीं है, तो टेलीप्रॉम्प्टर अगर फेल हो जाएगा और जैसे वो ढेर हो जाते हैं, हम ढेर भी नहीं। हम ही वो थे जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के को लेकर टिप्पणी की थी कि ये विवेकानंद जी के पास नहीं गए थे। जब बीजेपी वालों ने कहा था कि इनका टी शर्ट जो है सो 30-40 हज़ार का है, तो हमने दिखाया था कि कैसे बीजेपी राहुल गांधी को ट्रोल करने के चक्कर में खुद ही ट्रोल हो गई है। तो हम तो हर बात और हर मुद्दे उठाते हैं, और आपने अभी एक वीडियो भी बनाया था रुपए और डॉलर को लेकर, हमने उसको भी दिखाया था। बहुत अच्छा किया आपने। आप कहिए तो हम चला के भी दिखा दें अभी। नहीं, मुझे लगता है अच्छी बात। देखिए, मैं सारे मीडिया को गलत नहीं कह रही हूं। आज मैं एक ही चीज की बात करती हूं। उत्तराखंड में एक 19 साल की लड़की आंखों में कुछ सपने सजोकर घर से नौकरी करने निकली। भाजपा नेता विनोद आर्या के लड़के पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में वो नौकरी करने गई।
वहां पर उसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। जब उसने मना किया, कोई तथाकथित वीआईपी आ रहे थे, उसको मारकर पीटकर नहर में ढकेल दिया गया और उसके बाद उसके कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया और रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। मैं क्यों यह ना कहूं कि यह जंगल राज है, यह सिस्टम नहीं है। जब विपक्ष की सरकार में ऐसा कुछ होता है तो वो जंगल राज बन जाता है, जब भाजपा शासन में होता है तो सिस्टम कहलाता है। ये दोनों ही बातें नहीं चल सकती है। और जो स्मृति ईरानी दौड़ दौड़ कर झूठ बोलने के लिए सबसे पहले आती हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। अंकिता की मौत की खबर जिस शाम को आई, ये असंवेदनशीलता है, थेथरई है, घमंड है, क्या है? एक फोटो लगा के पूछती है व्हाट्स कुकिंग। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री इतनी असंवेदनशील है कि एक लड़की के साथ ये हुआ और उसके एवज में बोलना तो दूर, तस्वीर लगा के पूछ रही है व्हाट्स कुकिंग। जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं आप, उत्तराखंड की अंकिता है, झारखंड में भी एक अंकिता। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कल मैंने ये खबर पढ़ी कि कांग्रेस नेता ने दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप किया। तो हम ये थोड़ी डिफाइन करें कि बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, अपराधी तो अपराधी हैं। ऐसा है कि मैं एक महिला भी हूं और एक मैं मां भी हूं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो हैं वो दलगत राजनीति से, वो तेरा रेप मेरे रेप से अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो झारखंड की अंकिता हो जिसके साथ शाहरुख नामक एक व्यक्ति ने ऐसा किया और उस पर बोलने वाले पहले लोग प्रियंका और राहुल गांधी थे, या वो उत्तराखंड की अंकिता हो, वहां पर चार्टर्ड प्लेन करके 25 लाख का चेक लेकर गए थे भाजपा वाले झारखंड। इस अंकिता के घर कोई क्यों नहीं गया? इस अंकिता के दोषियों के तथ्य और सबूत आपने क्यों मिटाए? और जहां तक आपने कांग्रेस के उस व्यक्ति की बात करी है, निकाल बाहर फेंकेगी कांग्रेस पार्टी। मेरे संज्ञान में एक मैसेज लाया गया था, किसी ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया में, 15 मिनट के अंदर मैंने बर्खास्त किया अपने डिपार्टमेंट से ऐसे व्यक्ति को, सिर्फ एक मैसेज पोस्ट करने के लिए। हम वापस उसी पे आते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो तमाम सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं, पूछते भी हैं। अब लोग राहुल गांधी से भी पूछ रहे हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी टूट रही है। मैं इसका जो आपने बात कही, और मुझे पता है ये कहां से प्रेरित होकर आ रही है, टूटने की बात आप राजस्थान के प्रकरण में कह रहे हैं या कुछ लोग राजस्थान, गोवा। मैं आपको इस बात का जवाब देती हूं और मैं शायद जवाब अपने एक्सपीरियंस से देती हूं। आज की तारीख में किसले जी, देश में विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूं। आप सवाल पूछते हैं, आपके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लग जाती है। विपक्षी पार्टियों की चाबी जो है वो भाजपा के हाथ में है। कोई ज्यादा बोल रहा है, ईडी की चाबी टाइट कर दो। कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है, सीबीआई की चाबी घुमा दो। लेकिन हम वो ऐसा नहीं करते हैं। मुझे लगता है हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो ये लड़ाई शिद्दत से लड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सत्ता बहुत लंबे समय तक देखी है। तो विपक्ष में इस तरह की राजनीति करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। उनके पास कांग्रेस ईडी वाली चाबी है, तो कांग्रेस ईडी वाली नहीं, उनके पास हमारे लिए चाबी नहीं है, बाकियों के लिए। आपका जो आला कमान है कमजोर ताले की पहचान क्यों नहीं करता है? ये ताला कमजोर, इसको बदल दे, पहले ही हटा दे। उसको छोड़ने की नौबत क्यों आती है? पहले ही आप हटाइए। छोड़ने वाले ज्यादा हैं, हटाने वाले कम। मुझे लगता है आपके घर पे जरूर भाई बहन और होंगे। आप सब लोग एक तरह के सशक्त नहीं होते हैं। कोई कमजोर होता है, कोई प्रबल होता है। कमजोर व्यक्ति को मां निकाल नहीं देती है जब तक वो कोई गलती ना करे, सजा तब दी जाती है। अगर कोई छोड़कर हमें भाजपा के साथ जाना चाहता है तो वो कभी आइडियोलॉजिकली हमारे साथ था ही नहीं, मैं तो ये बोलती हूं। और मुझे ऐसा लगता है ये कल नहीं, आज जाइए अगर आप भाजपा में जाना चाहते हैं। अगर आप ये लड़ाई लड़ने की कुवत नहीं रखते हैं, अगर आप राहुल गांधी के साथ ये लड़ाई खड़े होकर उनके सिपाही बन के नहीं लड़ सकते हैं, तो कल का इंतजार मत कीजिए, आज छोड़ के जाइए। तो उनको अभी निकालिए ना। क्यों, जब बीच में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, पूरा देश उनको देख रहा है, इस बीच आपने पार्टी तोड़ दी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि हम मेंटल कोमा में घोषित करके अपने लीडर्स को मार्गदर्शक मंडल में नहीं डालते हैं। हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है। ठीक है, आप इसे अपने परिवार की लड़ाई बताती हैं, लेकिन जब परिवार की लड़ाई बाहर आ जाए तो फिर जनता का ध्यान तो जाता है ना उस पर। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम एक स्वतंत्रता, बड़ी बात नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात। देखिए क्या कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है। एक मिनट, कांग्रेस के बारे में उत्सुकता है और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे थोड़ी सी दिक्कत इस बात की है कि हमारे चुनावी प्रक्रिया पर आप लोग इतने ज्यादा उद्वेलित, इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं। अच्छा है, लोकतंत्र में ये बड़ी अच्छी पहचान है। अरे कभी पलटकर सामने वाले के लिए भी पूछिए, कब चुनाव कराइएगा। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, बंगारू लक्ष्मण जो तो घूस लेते हुए पकड़ गए थे, इनका चुनाव कैसे हुआ था, क्या प्रक्रिया है? मुझे लगता है कि कई बार जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होने की बात आती है, तो हो सकता है बीजेपी वालों को फायदा हो, लेकिन देश को इसका नुकसान होता है। कांग्रेस पार्टी से मैं देश के कई लोगों की उम्मीद है, और जब
विपक्ष कमजोर होता है तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है। तो कब तक हम कहें कि हमारे परिवार की लड़ाई है, कब तक कहें कि बीजेपी वाले तोड़ते हैं? क्यों नहीं हम अपने पार्टी के विभीषण को पहले पहचान लें? लोकतंत्र के जो स्तंभ होते हैं उसमें से एक स्तंभ मीडिया है और एक स्तंभ जुडिशरी है। विपक्ष की आवाज को मीडिया नहीं दिखा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि हम लोगों से डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं। आपने कहा मजबूत लोकतंत्र, लोकतंत्र हमारा मजबूत तब होगा जब सारे इंस्टीट्यूशंस जो लोकतंत्र को सबल करने के लिए बनाए गए थे वो ये काम करेंगे। सवाल करना बहुत जरूरी है, सवाल थोड़े तीखे और पैने, जितने तीखे हमसे किए जाते हैं जिस दिन, और मेरा ये मानना 100% है क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है, जिस दिन मोदी सरकार से आप तीखे सवाल बेरोजगारी और महंगाई पे करना शुरू कर दीजिएगा, घुटने पर आ जाएगी ये सरकार। आप कह रहे हैं कि मीडिया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिखानी चाहिए, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए। लेकिन इसी बीच मीडिया हमारी बात दिखा नहीं रहा था, इसलिए हम दिखा रहे थे, लेकिन फिर इस बीच क्या हुआ कि आपके कुछ विधायक टूट जाते हैं तो हमें वो भी दिखाना पड़ता है। अच्छा, आप विचारधारा वाली पार्टी हैं, विचारधारा की बात होती है, ऐसा क्यों कि आप जिसके साथ पश्चिम बंगाल में हैं, केरल में उनके खिलाफ हैं, तो लोग कई बार पूछते हैं कि पूछिएगा कांग्रेस पार्टी से कि ये कैसी विचारधारा की बात करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, इसमें कोई इतनी बड़ी असमंजस की बात नहीं है। तमामों ऐसी पार्टीज हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में है और उनकी खिलाफत से बीजेपी की बात नहीं करते, हम कांग्रेस की बात करूंगी, फिर अपनी करूंगी। आप लोग क्यों तुलना करना है? आप लोग उनकी बात नहीं करते तो मुझे आपने लेवल सेट कर लिया क्या कि बीजेपी की तरह बनना है हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उनकी तरह ना बन सकते हैं ना बनना चाहते हैं। सवाल पूछा है, जवाब सुनिए। हाँ। अब मेरा जवाब आप तो टेलर नहीं करिएगा ना, मेरा जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगी। बताइए। ऐसा ये राजनीति में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में ये जरूर होता है कि समय, परिस्थिति, देश काल देखकर आप कुछ समझौते करते हैं और कहीं पर वो समझौते आप नहीं मानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरह हम नहीं है कि पहले हम पीडीपी के साथ गलबैया करके सरकार बना लें और उसके बाद उनको गुपकर गैंग घोषित करके आतंकवादी बोलने लगे। हम वो नहीं करते हैं। 2024 के लिए क्या तैयारी है? भारत जोड़ो यात्रा में जो जनसैलाब आपको दिख रहा है, जो जनसमूह दिख रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है कि 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा। 2024 में ध्यान भटकाऊ आंदोलन जो मोदी जी का है वो नहीं चल पाएगा। 2024 में पूछा यह जाएगा नौकरी कितनी बनाई है, महंगाई कब कम करिएगा, लड़कियों को कब सुरक्षित करिएगा, गरीबों को अमीर कब बनाइएगा। सिर्फ हम दो और हमारे दो की सरकार चलाना कब बंद करिएगा। 24 का चेहरा कौन होगा? जितनी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे केसीआर हो चाहे नीतीश कुमार हो, सभी पीएम बनना चाहते हैं, सभी कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने बोला वो पीएम बनना चाहते हैं? उनकी पार्टी के लोग तो बोलते ही हैं। ललन सिंह ने बोला ही है, मुझसे क्या सबके सामने ही बोला है उन्होंने कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। अच्छा, मैं तो ये बोलूंगी कि जो नीतीश कुमार ने कहा है मैं उस पर जाऊंगी। नीतीश कुमार ने पब्लिकली कहा है कि वो पीएम की रेस में नहीं है और ये बात उन्होंने सोनिया जी से मिलने के बाद कही, ये बात उन्होंने राहुल जी से मिलने के बाद कही। तो मेरा अपना मानना है कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मैं नीतीश जी की बात पर भरोसा करूंगी। लेकिन जहां तक आपने बात कही, विपक्ष अगर एक साथ संयुक्त होकर खड़ा होता है, उसका फलक्रम, उसकी धुरी तो हम ही बनेंगे। नई नवेली आई आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे, हम मुख्य विपक्षी पार्टी बढ़ेंगे। थोड़ी हंसी आती है, थोड़ा तरस आता है, और तरस पता है क्यों आता है? उनकी इस बात से नहीं आता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो चुप रहता है, जब दिल्ली में बुलडोजर चलता है तो चुप रहता है, जब जंतर मंतर पे एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ नारे लगते हैं काटने के, वो चुप रहता है। वो हर हफ्ते गुजरात जाता है लेकिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर एक शब्द नहीं बोलता है। क्या विचारधारा है? और अगर वो रिचार्ज नहीं है छोटा आरएसएस का तो वो क्या है? मुझे लगता है राजनीति में आपकी आइडियोलॉजी स्कूल या हॉस्पिटल से सेट नहीं होती है। वो अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, उसके बिना करे कोई बात बनती। आपकी आइडियोलॉजी कंटेंशियस इश्यूज पर, गंभीर मुद्दों पर, जो मुद्दे वाकई में उद्वेलित करते लोगों को, उस पर क्या है वो जरूरी है। गुजरात चुनाव में कहते हैं कि हम कांग्रेस से काफी आगे हैं और बीजेपी और मेरा मुकाबला है, आम आदमी पार्टी कहती है। गुजरात में क्या तैयारी है? वो तो खैर गोवा और उत्तराखंड में भी कहते थे और उनकी भूमिका सबने देखी। उनकी भूमिका सिर्फ एक थी, उनको भाजपा को जिताना सुनिश्चित करना था। अगर आप हमारा वोट शेयर का डिफरेंस गोवा और उत्तराखंड दोनों जगह देख लीजिए तो जो आम आदमी पार्टी और बीएसपी यहां पर, आम आदमी पार्टी और टीएमसी वहां पर, उतना ही डिफरेंस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की दोगली बातें करना
अगर आप वाकई में विपक्ष के साथ हैं तो विपक्ष की बात करिए। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे आप लोग बात करते, अभी भी ये मुद्दा नहीं बन पाया, लोगों तक पहुंच नहीं पाया, क्या कहाँ कमी रह गई? मुझे लगता है बेरोजगारी और महंगाई से बड़ा मुद्दा कहीं नहीं है। मैं दिल्ली में ही नहीं रहती हूँ, मैं महाराजगंज भी जाती हूँ। यूपी का बहुत पिछड़ा इलाका है। महाराजगंज के लोग मुझसे कहते हैं बेकार की बातें करते हैं ये लोग, मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई है। और जो बूढ़ी औरतें होती हैं या जो जवान औरतें होती हैं वो कहती हैं बहनी, अब पता नहीं आप भोजपुरी समझते हैं कि नहीं, मैं भोजपुरी बोलता हूँ। बहनी एक रोटी रात को कम खाकर बाबू पढ़ लिख जाए इसलिए करते थे, बाबू पढ़ लिख गए, 4 साल से घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई 5 साल से घूम रहा है, कोई परीक्षा देकर बैठा हुआ है, वो परीक्षाएं न्यायालय में लंबित हैं। आपको लगता है बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं बन रहा है? बेरोजगारी और महंगाई के चलते 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी और महंगाई के चलते 83% लोगों की आय कम हो गई है। मुद्दा नहीं है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस समय कांग्रेस पार्टी कहती थी कि महंगाई कोई इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है कि दबा दूं कि चला जाए। अभी बीजेपी कहती कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो अंतर बस वो इलेक्ट्रिक स्विच से अब जादू की छड़ी पे आ गई। नहीं, पर्सपेक्टिव गलत है। जब हमने महंगाई के बारे में ये बोला था तब देश का ग्रोथ रेट क्या था? मुझे नहीं पता इकोनॉमी कितने लोग फॉलो करते हैं आपके यहाँ, आप करते हैं कि नहीं। इन्फ्लेशन, ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज द रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आज हमारे टाइम पर ग्रोथ 10% थी नॉमिनल, और इन्फ्लेशन अगर 5% भी था तो 5% रियल रेट ऑफ ग्रोथ थी। 12% रेट ऑफ ग्रोथ थी। इन्फ्लेशन अगर 5% था तो 7% रियल रेट ऑफ ग्रोथ थी। यहां पर तो रियल रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव है। मुद्दे तो आप बनाइए ना, मुद्दा बनाते नहीं है। यही मैं चाहता हूं जानना आपसे कि मुझे 5 तरीके बताइए जिससे हम इस पर काबू पा सके, क्योंकि आप बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर सरकार में आए या फिर आपको अगर मोदी सरकार से कहना हो तो 5 बड़े फैसले क्या होने चाहिए? 5 भूल जाइए, मैं एक नसीहत दे रही हूं। 1 to 5, एक नसीहत अगर सरकार फॉलो कर ले चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। वो एक नसीहत क्या है? वो एक नसीहत है समस्या को स्वीकारिए, उसके बाद उसका समाधान निकालिए। आप समस्या को स्वीकार ही नहीं रहे। आपके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाइए और कहिए मेरे 4 दिन से पेट में दर्द है, और डॉक्टर का नहीं, पेट में तो दर्द ही नहीं। अरे प्रभु, पेट में दर्द मेरा है, मेरी समस्या तो सुनिए तब तो दवाई दीजिएगा। ये सरकार समस्या नहीं मानने को तैयार है तो समाधान कहां से निकालेगी? आपने तो आटे तक पर जीएसटी लगा दिया और ठीकरा फोड़ दिया राज्य सरकारों पर, और खड़े होकर सदन में मंत्री ने झूठ बोला, निर्मला जी ने। राज्य सरकारों ने आपको नोट ऑफ डिसकंटेंट दिया था, नोट ऑफ कंटेंशन दिया था, हम इस पे अग्री नहीं करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, निर्मला जी का एक झूठ का पर्दाफाश करना। अडानी वाला बताइए, जो उन्होंने कहा था कि अडानी पे निशाना साधते हैं, लेकिन खुद लोग, ये कांग्रेस वाले खुद अडानी को प्रोजेक्ट देते हैं। पहले मैं निर्मला जी का दूसरा झूठ बताऊंगी। निर्मला इस पे भी बात कर लीजिए। करूंगी, आऊंगी इस पर भी। इस पर मैंने बोला था, आपने शायद सुना नहीं। निर्मला जी का पहला झूठ, राज्य हमारे साथ थे। बिल्कुल राज्य नहीं थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, आपको मना किया कि ये मत करिए। छत्तीसगढ़ ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में दिखाया, उन्होंने मना किया था। लेकिन आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जीएसटी काउंसिल में अगर 33% वोट केंद्र के होते हैं, बाकी राज्यों के बाकी वोट्स डिवाइडेड होते हैं। अगर किसी राज्य को एक टैक्स प्रोविजन को नकारना है तो या तो उसको केंद्र सरकार चाहिए या उसको 25 राज्यों का साथ चाहिए। 19 में भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं मना किया इन्होंने? और क्यों झूठ बोला निर्मला जी ने सदन में? उन्होंने तो एक्चुअली सदन की महिमा और सदन की गरिमा का उल्लंघन किया। उनके ऊपर तो केस चलना चाहिए, पहली चीज। और अडानी के बारे में मैं बता देती हूं, 643 नंबर पर अडानी जी थे 2014 में, जब हमारी सरकार गई दुनिया के अमीर लोगों में। आज नंबर 2 पर आ गए, और ऐसा लगता है कि सारी की सारी सरकार जुटी हुई है कि किसी तरह से इनको नंबर 1 पे ले आओ। पॉलिटिकल सवाल ढेर सारे होंगे, आपको भी जल्दबाजी है, थोड़ा सा आते हैं हल्के मूड में। जब आप डिबेट करती हैं तो किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है? मतलब लगता है कि हाँ, सामने वाला टक्कर का आदमी। वैसे तो आप बहुत हाजिर जवाबी हैं, लोगों को पीछे पछाड़ देती हैं, फिर भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा किससे लगता है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है टॉपिक पर डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत इकोनॉमी समझते हैं और कुछ आए बाएं बकते हैं, तो मुझे लगता है इनके साथ डिबेट करने का क्या मतलब है? ये इकोनॉमी का ई नहीं जान रहे हैं, इन्फ्लेशन का आई नहीं जान रहे हैं, इनसे मैं क्या डिबेट करूं? तो सामने वाला भी अगर थोड़ा पढ़ लिख कर थोड़ा तैयारी से आता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग भी तैयारी से जाते हैं। मैं तो काफी पढ़ने लिखने में यकीन करती हूँ, आंकड़ों से बात करती हूँ। तो डिपेंड करता है कौन है, मतलब हर डिबेट का अलग एक वो होता है। पत्रकारिता से जब राजनीति में आई तो क्या सोच कर आई आप? कि जो असलियत पर्दा लगाकर दिखा रहे थे लोगों को, वो असलियत मुझे कबूल नहीं थी। मीडिया में वो संभव नहीं हो पा रहा था। जो असलियत हम पर्दा लगा के मीडिया में दिखाते हैं, सरकार का आवरण करके दिखाते हैं, वो मुझे मंजूर नहीं था। मुझे इनका असली चेहरा बिना उस फिल्टर के दिखता था, और ये दिखता था कि ये किस तरह के लोग हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, एक बहुत बड़े पद पर थी, बहुत बड़ा पैसा कमाती थी, और उसको छोड़कर इसमें आना इजी नहीं है, क्योंकि ये कोई पेइंग जॉब नहीं है।
पर मुझे लगता है कि आप आई थिंक एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ आपको लगता है कि वो क्या चीज़ है जो रात को आपको सोने ना दे, और अगर उस चीज़ और वो आपको दिन में जगा कर रखे, और मुझे लगता है आज मैं वो कर रही हूँ जो मुझे रात को सोने नहीं देता और दिन में जगा कर रखता है। देश की तमाम बेटियां आपको टीवी पर देखती हैं, अपना आदर्श मानती हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज? मैं उनके लिए सिर्फ एक मैसेज कहूंगी कि तुम लड़की हो और तुम लड़ सकती हो, और अपने हक का हनन बिल्कुल मत होने दो। अगर लगता है कि जो सही कर रही हो उसके लिए लड़ो। महाराजगंज के लिए आप क्या करेंगे, खासकर लड़कियों के लिए? महाराजगंज के लिए मैं उसको ही ध्यान में रखकर हाँ। बात कर रही थी, जो मैं अभी भी करती हूँ महाराजगंज में, जिस तरह के कैंप्स वगैरह में लाती हूँ। मेरा ज्यादातर फोकस एजुकेशन पर रहता है, और क्योंकि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है, थोड़ा बहुत मैं हेल्थ के लिए भी करना चाहती हूँ। उसमें संसाधनों की कमी है क्योंकि सत्ता में नहीं है हम, और वहाँ से तो हमारे मंत्री जी आते हैं, फाइनेंस MOS फाइनेंस है, और महाराजगंज के रोड्स की अगर आप हालत देख लीजिए, महाराजगंज के पिछड़ेपन की हालत देख लीजिए, 6 बार के मंत्री हैं, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौका ज़रूर देगी जनता, और महाराजगंज की जनता से मेरा सिर्फ एक ही वादा है कि, और मैंने ये 2019 के चुनाव में कहा था कि मैं लड़ूं या जीतूं, मेरा अब जीवन आप ही को समर्पित है। और महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए इतना बड़ा इलाका है और नेपाल के बॉर्डर पर है, इस पे मेरे फादर ने बहुत मुहिम करी थी, कांग्रेस की सरकार ने उसको पास भी कर दिया था। बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट और मुख्यालय रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है, तो वो एक मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो दिल्ली में शायद बहुत छोटी लगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। राजनीति में आपके आदर्श कौन है, पिताजी के अलावा? राजनीति में मेरे पिताजी मेरे बहुत आदर्श है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये मैंने जब मैं किसी के साथ बैठती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मॉरल कंपस, जो एक नैतिक धुरी होती है, वो मेरी राहुल गांधी है। और इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती हूँ, और मुझे लगता है कोई मुझे मार काट भी डाले तो अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आपको, मुझे लगता है आप मनुष्य ही नहीं है। और वो जज्बा, और वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गुण अगर किसी व्यक्ति में कोई होता है तो वो करेज होता है। देयर इज नथिंग मोर देन द कन्विक्शन, द करेज ऑफ योर कन्विक्शन। और जो करेज मुझे उसमें दिखता है, और आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो शायद उनमें ज्यादा दिखता है, वो राहुल गांधी हैं। और मैं बहुत लोगों का नाम ले सकती थी, लेकिन जिस निर्भीकता, जिस निडरता, जिस अडिग तरीके से वो खड़े होकर और कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वाकई में उनको एक भाई के रूप में या एक आदर्श के रूप में, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। दूसरी पार्टियों में भी लोग अच्छे लगते हैं, तो बीजेपी या फिर किसी अन्य पार्टी में कोई आपका आदर्श है, मतलब हाँ ये आदमी अच्छा है, गलत पार्टी में है बस? नहीं, ऐसे तो तमाम लोग हैं जो बेचारे आप बिना कैमरा के उनसे मिलिए तो बार बार कहते हैं कि क्या देश की स्थिति कर दी है। उन सब लोगों पर आपकी तरफ से कौन है ऐसा, मतलब पसंद हो आपको बीजेपी में? मिट्टी पलीद क्यों करूं उनका नाम लेकर, मुझे नहीं लगता वो अच्छा रहेगा। जैसे अटल जी की तारीफ सभी करते हैं, अटल जी की तारीफ करते हैं, पर अटल जी के युग की राजनीति तो भाजपा अब कर नहीं रही है, तो किसका नाम लिया जा सकता है? ना अटल जी की बात कर सकते हैं आप, ना सुषमा जी की कर सकते हैं। नेता ने कहा कि मंजूर वही होता है जो सोनिया गांधी चाहती हैं। जोश में कोई क्या कह देता है मुझे नहीं पता। जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया हमारी हो रही है और 9,000 चुने हुए डेलीगेट हमारा अगला अध्यक्ष चुनेंगे, वो अपने आप में साक्ष्य और सबूत है कि हमारे यहाँ कितना लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है। लोग चुनाव को महापर्व के तौर पर देखते हैं। आपके यहाँ 20 साल बाद है, और जब हो रहा है तो इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ 20 साल बाद हो रहा है क्योंकि यूनानिमस इलेक्शन हुआ इस बीच, लेकिन 20 साल पहले सोनिया जी चुनाव लड़के चुनी गई थी और जितेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने हराया था, और हराने के बाद कटुता नहीं थी, वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने आगे चल के, उनके राजनीतिक सलाहकार बने वो आगे चलकर। शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने समय दिया। तो ये थी सुप्रिया सुनेत, और तमाम मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। उम्मीद है कि जनता सुप्रिया जी की बातों को समझती है, और जो ये बताना चाहती हैं वो आप समझ गए होंगे, और आपकी राजनीतिक समझ भी कांग्रेस को लेकर थोड़ी बेहतर हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।